यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपीपीसीएस के हम लोग यहाँ पर पेपर देख रहे थे, तो यहाँ पर नेक्स्ट है इसका दूसरा पेपर रहेगा। ठीक है, दूसरा पेपर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला पेपर ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं, राइट। अब तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर टॉपिक यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि विश्व का भूगोल, ठीक है, वर्ल्ड यहाँ पर ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट पर्यावरण, और यहाँ पर यूपी स्पेशल, तीन ये हो गए। साथ में आपका करंट अफेयर्स जो होगा वो भी इसमें ऐड है। ठीक है, करंट अफेयर जितने भी पेपर होते हैं उसमें करंट अफेयर्स के कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं सब में, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से, देखते हैं। और 75-76 क्वेश्चन तक हम लोग यहाँ पर पार्ट 1 तक कवर करेंगे। ठीक है, और एक बात, पार्ट 1 करने के बाद ये सब जितने टॉपिक आएंगे सब टॉपिक आपको यहाँ पर रीड करने डीप में जाके। ठीक है, और एक बात यहाँ पर, जो कि आप अभी आंसर राइटिंग कर रहे हो, आंसर राइटिंग अगर नहीं कर रहे हो तो करना है, क्योंकि प्रीलिम्स यूपी पीसीएस के बाद मेंस का इतना टाइम नहीं देगा कि आप यहाँ पर चीजों को सुधार पाओ और 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिख पाओ। ठीक है, तो मेंस के क्वेश्चन कंटिन्यू यहाँ पर करते रहो। बाकी मैं 3 क्लास करा भी चुका हूँ, उसको भी देख कर सकते हो, सीख सकते हो काफी अच्छे तरीके से, मैंने बताया आपको, है ना। आते स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 1 नंबर से करते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, कई प्रदूषकों की निगरानी करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक AQI के अंतर्गत शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा यहाँ से पहले का करेक्ट आंसर यहाँ से सी, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर शामिल नहीं होता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि लाइकेन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहली बात है, लाइकेन वायु सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के प्रतिसंवेदनशील संकेतक होते हैं। पहला क्या होगा? दूसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, लाइकेन में कवक साझेदार को सेवलांस कहा जाता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि सजीवी सहवास जिससे लाइकेन बना होता है, इसमें कवक घटक को कवकांश कहा जाता है, जबकि शैवाल घटक को सेवलांस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों बाकी को घुमा दिया गया है। पहली बात सिर्फ करेक्ट है, आंसर एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोला है कि यहाँ पर रोग के नाम दे रखा है और यहाँ पर कारक के प्रदूषक दे रखे हैं। कौन कौन से कारक हो सकते हैं इसके? ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होगा? देखो, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये हो जाएगा एकटू नाइट्रेट। ठीक है, उसके बाद मीना माता रोग हो जाएगा, बी का क्या होगा? बी का हो जाएगा पारामर्करी। इटाई रोग जो होता है ये क्या होगा? ये हो जाएगा सी का 1 कैडमियम। अब फ्लोरोसिस जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी का 3 फ्लोराइड। करेक्ट आंसर तीसरे का क्या होगा? ए करेक्ट है। आंसर क्वेश्चन नंबर 4 है, जल की किसी नमूने में जैव रासायनिक ऑक्सीजन जो होता है मांग, जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD, इसमें उच्च मापन की जो सर्वोत्तम व्याख्या होती है निम्नलिखित में से किसके संकेतक के रूप में दी जा सकती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दी जाती है जैव निम्नीकरण कार्बनिक प्रदूषक का उच्च स्तर पर। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर जाएगा आपका यहाँ से चौथे का बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जल निकाय के जो सुपोषण होते हैं उसके बारे में विचार करना है। ये प्रमुख या मुख्य रूप से पोषक तत्वों के, विशेष रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो अधिकता होती है ना, फास्फोरस की जो अधिकता होती है उसके कारण होता है। पांचवे का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, सुपोषण समानता क्या होता है? सुपोषण समानता जल निकाय में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि करता है। सेकंड क्या होगा? सेकंड गलत है, क्योंकि जब शैवाल प्रस्फुटन या शैवाल पुष्पन समाप्त होकर अपघटित होता है तो सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन के उपभोग करते हैं, जिससे क्या होता है कि घुलित ऑक्सीजन में तीव्र कमी आती है और अल्पॉक्सी हाइपॉक्सिक मृत क्षेत्र बन जाते हैं, जो मछलियों के लिए अन्य जीवों की मृत्यु का कारण बनते हैं। पांचवे का ए करेक्ट है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से, इसमें बोला है निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय अभिसमय जो होते हैं प्रोटोकॉल, और यहाँ पर उसके विषय वस्तु के बारे में विचार करना है। अभिसमय प्रोटोकॉल और इसकी विषय वस्तु क्या होगी? छठे में पहली बात है, ये बोला कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल स्थायी कार्बनिक जो प्रदूषक होते हैं वो उनका बताता है। पहले क्या गलत है, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में क्लोरोफ्लोरोकार्बन और CFC जैसे जो ओजोन क्षयकारी पदार्थ थे उससे संबंधित है, ना कि स्थायी कार्बनिक प्रदूषक। ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड है बेसल अभिसमय। बेसल विषय क्या होता है कि ये संकट परिसंकट में अवशिष्टों का सीमा पार संचलन करता है। जामथल अभिसमय यह भूमियों का संरक्षण करता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। 2 और 3 सही है। आंसर यहाँ से क्या पूछा है? गलत पूछा है, तो गलत कौन सा था? एक गलत था पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 7, किगाली संशोधन के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। इसमें बोला है कि
ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक संशोधन है जिसका उद्देश्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के उपयोग को चरणबद्ध रूप में कम करना होता है। पहला क्या होगा, सातवें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बात है, HFC की शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, जो ओजोन परत का भी उल्लेखनीय क्षरण करती है। सेकंड क्या होगा, सेकंड गलत, क्योंकि HFC का प्रयोग विशेष रूप से इसलिए आरंभ किया गया था क्योंकि वे CFC के विपरीत है और ओजोन का परत अवक्षय नहीं करती है। हालांकि वे अत्यंत शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है और उनकी भूमंडलीय तापन क्षमता काफी अधिक है, इसी कारण उनके उपयोग को कम किया जाता है। ओनली वन करेक्ट है, सही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पेरिस समझौते के बारे में विचार करना है। पेरिस समझौते के संबंध में इसे वर्ष 2015 में पक्षकारों के 21वें सम्मेलन COP21 के दौरान अपनाया गया था। 8वें का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, इसका उद्देश्य वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे सीमित रखता है। सेकेंड भी करेक्ट है। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत देशों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान प्रस्तुत किए जाते हैं। तीसरी बात क्या होगी, गलत है, क्योंकि NDC जलवायु कार्रवाई के लिए वे प्रतिज्ञा हैं जिन्हें देश पेरिस समझौते के अंतर्गत प्रस्तुत करते हैं, ना कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत। तीसरा गलत होगा, 1 2 करेक्ट यहाँ से। 8वें का आंसर ए यहाँ से सही है, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। इसे बोला जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना के संबंध में विचार करना है। इसका शुभारंभ वर्ष 2008 में किया गया था, ठीक है। पहला क्या होगा, 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। राष्ट्रीय सौर मिशन इसके 8 राष्ट्रीय मिशन में से एक है, सेकंड में सही होगा। तीसरा है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन मिशन NAPCC, मतलब इसका जो राष्ट्रीय कार्य योजना थी, इसके अंतर्गत 8 मिशन में से एक है। ये गलत होगा क्योंकि 8 मिशन में इसका भाग नहीं होगा, ये है ना, ये गलत हो जाएगा। 1 2 सिर्फ करेक्ट है, 9वें का आंसर ए। क्वेश्चन 10 है। 10 बोला है कि भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में विचार करने। भारत का वन आवरण क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 21.76% है। पहला क्या होगा, 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है कुल वन एवं वृक्ष आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 25.17% होगा। सेकंड बात भी सही है। ये रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रकाशित की जाती है। गलत है, प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार दी जाती है, ठीक है, ना कि 1 वर्ष में। और ISFR की 2023 की रिपोर्ट वो 18वीं रिपोर्ट थी, और ये कौन सी है, 18वीं रिपोर्ट है ना। आगे आते क्वेश्चन, क्या होगा आंसर, ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 बोला भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में। उत्तर प्रदेश ने भारतीय राज्यों में वन एवं वृक्ष आवरण में दूसरी सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज की है। 11वें का पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। सेकंड है मध्य प्रदेश देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन वृक्ष वाला आवरण वाला राज्य होगा। सेकंड बात गलत होगा क्योंकि 2023 के अनुसार ISFR की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत का मैंग्रोव आवरण कितना 4991.68 वर्ग किलोमीटर, जो 2021 की तुलना में 7.43% क्या करता है, कमी दर्शाता है। यह मुख्यतः गुजरात मैंग्रोव हानि के कारण हुई थी। ओनली 1 करेक्ट है, दूसरा गलत होगा। क्वेश्चन 12 है। भारत में मैंग्रोव के संबंध में विचार करना है। मिष्टी योजना की घोषणा केंद्रीय बजट के तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए की गई थी। 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। ISFR 2023 के अनुसार भारत का मैंग्रोव आवरण वर्ष 2021 में किए गए आकलन की तुलना में काफी बढ़ा है। सेकंड गलत होगा क्योंकि ISFR 2023 के अनुसार भारत का मैंग्रोव आवरण 4991.68 भी मैंने बताया आपको 21 की तुलना में क्या हुआ है, ये कम हुआ था। तो ओनली 1 करेक्ट है, 12वें का आंसर 1 सही होगा। क्वेश्चन 13 है। सूची 1 सूची 2 को मैच करते हैं मैंग्रोव स्थल और इसके कौन कौन से राज्य से सम्मिलित। जैसे 12वें का आंसर क्या था, 12वें का आंसर यहाँ पर कितना था, 12वें का आंसर ए करेक्ट था। ठीक है, ध्यान रखना क्योंकि माइक बीच में बंद हो गया था तो मैंने ध्यान नहीं दिया। 12वें का ए यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि पहला सही है दूसरा गलत होगा। 13 नंबर आते हैं 13 बोल रहा है कि मैंग्रोव स्थल जो है उसके बारे में विचार करना है, राज्य और यहाँ पर स्थल दे रखा है इसका। सुंदरवन क्या होगा, 13 का हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। भितरकनिका उड़ीसा, हाँ करेक्ट है भी। पिचावरम तमिलनाडु और कोरिंगा आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर 13 का ए करेक्ट है। क्वेश्चन 14 14 नंबर है।
वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? 14 का आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है 15 नंबर, रामसर आर्द्रभूमि के स्थल के बारे में विचार करना है। पहला बोला है रामसर स्थलों की संख्या में संबंध में भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। पहला क्या होगा? 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, एशिया में स्थित रामसर की सर्वाधिक संख्या भारत में है। सेकंड भी सही है क्योंकि भारत में रामसर स्थलों की सर्वाधिक संख्या के संबंध में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर, जबकि इसके बाद में उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। सेकंड बात, एशिया में स्थित रामसर स्थल की सर्वाधिक संख्या भारत में ही है। 15 का दोनों करेक्ट है, आंसर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 16, रामसर आर्द्रभूमि अभिसमय के संबंध में विचार करना है। इस अभिसमय पर वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर पर हस्ताक्षर किए गए थे। 16 का पहला स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। सेकंड भी सही है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड उन आर्द्रभूमि की सूची है जिन्होंने अपना रामसर स्थल का दर्जा खो दिया है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात गलत है क्योंकि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड उन रामसर स्थलों में से रजिस्टर है जिनकी परिस्थिति विशेषता मानवीय हस्तक्षेप के कारण बदल चुकी है या बदल रही है या भविष्य में बदलने की संभावना रखती है। इसका अर्थ यह नहीं कि यहाँ पर उस स्थान से अपना रामसर स्थल खो देगा। राइट, तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 17 नंबर आते हैं 17 नंबर है। सूची को सूची 2 को मैच करना है। पहला बोला है उत्तर प्रदेश का रामसर स्थल और इसके जनपद कौन कौन से हैं। ठीक है, देखते हैं 17 में। पहली बात है संडे पश्चिम वर्ण, ये मैंने आपको बताया था, कभी टेस्ट कराया था कल परसों में कोई, उसमें बताया था मैंने आपको। इसलिए कहता हूँ कि टॉपिक जो है उसको डीप रीड करते चलो, तो आगे क्वेश्चन आएंगे रिपीट अगर होंगे तो आप इनको सॉल्व कर पाओगे अच्छे से, है ना। तो यहाँ पर ये अर्धो हो गया। सूर सरोवर क्या होगा? सूर सरोवर आपका हो जाएगा B का 2 आगरा, राइट। अगला पर्वतीय अर्गा गोंडा और डी समान पश्चिम हरण मैनपुरी। करेक्ट आंसर 17 का ये करेक्ट है। क्वेश्चन 18 है जैव विविधता हॉट स्पॉट जो है उसके संबंध में विचार करना है। भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट है। पहली बात 18 का क्या होगी? ये करेक्ट है। पश्चिमी घाट भारत में स्थित जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? 18 का ये भी करेक्ट है। इंडो बर्मा हॉट स्पॉट में उत्तर भारत के पूर्वी भागों में एक हिस्सा शामिल है। तीनों बातें करेक्ट है। 18 का आंसर 1 2 3 डी। क्वेश्चन 19 किसी क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में योग्य ठहराने हेतु मानदंड के बारे में विचार करना है। उसमें स्थानिक संवहनीय पौधों की कम से कम 1500 प्रजातियाँ होनी चाहिए। 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही है, ठीक है। सेकेंड बात है उसने अपनी मूल प्राकृतिक वनस्पति का कम से कम 70% हिस्सा खो दिया हो, या 70% भाग खो दिया हो। सेकेंड बात करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें सही है, आंसर सी। क्वेश्चन 20 आते हैं 20 नंबर। IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची जो रेड लिस्ट के बारे में विचार करने कौन सी ऐसी श्रेणी है जिसके लिए विलुप्ति सर्वाधिक जोखिम को दर्शाता है और अभी भी प्राकृतिक आवास में जंगल में पाई जाती है। 20 का आंसर हो जाएगा गंभीर संकटापन, इसका सही आंसर होगा। सुभेद संकटापन और गंभीर संकटापन है ना, ये इनकी बढ़ती हुई जो श्रेणियां हैं खतरे में उनकी बताती हैं। और जंगल से जो विलुप्त ऐसी प्रजातियां को दर्शाता है जो केवल बंदी स्थिति है ना, ये कैपिटिविटी जो है या उसके संवर्धन में कल्टीवेशन में जीवित हैं और अब प्राकृतिक आवास में नहीं पाई जाती हैं, इसलिए ये मानदंड के लिए योग्य नहीं होगा। तो याद रखना आंसर सी करेक्ट है। क्वेश्चन 21 है 21 सिटीज़ जो हैं साइट्स के बारे में विचार करना है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो राष्ट्रीय सीमा पर जो वन जीव है उसके पौधों पर व्यापार को विनियमित करता है। 21 फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, ये अपने पक्षकारों पर विधिक रूप से बाध्यकारी है किंतु स्वयं राष्ट्रीय कानूनों पर स्थान नहीं लेता है। सेकंड भी करेक्ट है ना, दोनों बातें करेक्ट है क्योंकि सिटीज जो होता है ये अपने पक्षकार देशों में विधिक कानून रूप से बाध्यकारी है और किंतु ये केवल एक रूपरेखा प्रदान करता है जिसे पक्षकार अपने घरेलू कानूनों के माध्यम से लागू करना होता है और ये राष्ट्रीय कानूनों का स्थान नहीं लेता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 22 नंबर है।
22 नंबर है, जैव विविधता विषय में सीबीडी के बारे में विचार करना है। पहली बात है, सीबीडी को 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन में हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया गया था। 22 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा को सीबीडी कॉप 15 में अपनाया गया था। करेक्ट है। इस रूपरेखा में वर्ष 2030 तक भूमि और समुद्री क्षेत्रों के 30% भाग के संरक्षण का 30-30 लक्ष्य शामिल किया गया है। तीसरा भी करेक्ट है। 22वें का 1, 2, 3 सभी बातें यहाँ से सही है। आंसर डी। क्वेश्चन 23 नंबर है 23। सूची 1 सूची 2 को मैच करते हैं साधन और इसके यहाँ पर जिस क्षेत्र में केंद्रित है वो। 23 पहली बात है कार्टेजेना प्रोटोकॉल। कार्टेजेना प्रोटोकॉल हो जाएगा ए का 1। नेगोया प्रोटोकॉल क्या होगा? बी का 2 अनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और लाभ साझाकरण। क्योटो प्रोटोकॉल क्या हो जाएगा? क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी और किगाली संशोधन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में चरणबद्ध रूप से कमी। 23 का आंसर क्या होगा? 23 का ए करेक्ट है। 24 नंबर है वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में भारत में संरक्षित क्षेत्र के बारे में विचार करना है। पहली बात है, सिवाय उन गतिविधियों के जिन्हें मुख्य वन्यजीव संरक्षक द्वारा अनुमति दी गई हो, राष्ट्रीय उद्यान के अन्य गतिविधियों को जैसे चराई समानता निश्चित होती है। 24 पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है, राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा केवल केंद्र सरकार द्वारा ही की जा सकती है। ये बात गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान वन्य संरक्षण अभ्यारण्य जो होता है दोनों की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ऐसे क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन राज्य विधानमंडल के संकल्प के बिना नहीं किया जा सकता है। आंसर 1 सिर्फ करेक्ट है ए। 25 आते हैं 25 बोला है वन्य संरक्षण संशोधन जो अधिनियम है 2002 के बारे में विचार करना है। भारत में संरक्षित क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी आरंभ की गई थी? आंसर हो जाएगा ये आरंभ की गई थी संरक्षण आरक्षित क्षेत्र और सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र। सी यहाँ से 25 का सही आंसर होगा। ठीक है। वन्य संरक्षण अधिनियम 2002 द्वारा संरक्षित क्षेत्रों को 2 नई श्रेणियों में प्रारंभ की गई थी और संरक्षण आरक्षित क्षेत्र जो थी उसमें जो राष्ट्रीय उद्यान थे अभ्यारण्य थे उससे लगी राज्य स्वामित्व वाली भूमि पर स्थापित, और सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र जो होते थे जैसे कि सामुदायिक या निजी भूमि पर स्थापित, है ना। ये राष्ट्रीय उद्यान और वन्य अभ्यारण्य 1972 के मूल अधिनियम में ही विद्यमान थे, जबकि बाघ आरक्षित क्षेत्र 2006 के संशोधन के तहत अधिकार प्राप्त था इसको। सी करेक्ट आंसर है 25 का। 26 नंबर है निम्नलिखित देशों पर विचार करना है। इक्वाडोर, गैबन, इंडोनेशिया, फिलीपींस। इनमें से कौन सा देश विषुवत रेखा से गुजरती है? करेक्ट आंसर 26 का हो जाएगा। ये गुजरती है, एक तो इक्वाडोर, ठीक है, दूसरा है गैबन, तीसरा आपका इंडोनेशिया, फिलीपींस से नहीं गुजरेगी। ठीक है, आंसर 1, 2, 3 ए करेक्ट है। 27 आते हैं सही सुमेलित करना है। यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित होगा ज्वालामुखी देश के हिसाब से? पहली बात बोला है इसमें कि पोपो काटेपेटल मैक्सिको करेक्ट है। सेकंड दुकोनो फिलीपींस में सही है, और सही है क्योंकि यहाँ पर भी न्यूज़ में भी था दुकानो जो है उद्वार हुआ था, इसका करंट में यहाँ पर न्यूज़ में था ये, है ना। क्योंकि अभी दुकोनो जो था ये मई 2026 में हाल में हीरा द्वीप पर हुए एक बड़े ज्वालामुखी उद्वार के कारण काफ़ी न्यूज़ में था। पिटोन-डेला फोर्नेज फ्रांस। तीसरा क्या होगा? तीसरा भी करेक्ट है ना। चौथा पपुआ गिनी उलावन पपुआ। चारों बातें करेक्ट है। ए यहाँ से 27 का सही आंसर है। पूछा गया था कौन सा सही सुमेलित है ना, तो 1, 2, 3 दूसरा गलत है क्या? दुकोनो फिलीपींस सही तो है, तो वो मैक्सिको और मार्टुगोस गोदर फ्रांस, हाँ ठीक है। दुकोनो गोदर और फिलीपींस, तीसरा फ्रांस द्वीप सही है, सभी सही है, चारों सही, तो ए आंसर होगा। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 28 बोले निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 21 जून को सूर्य 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ठीक सिर के ऊपर होता है। 28 पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 28 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? सोचो। पहली बात करेक्ट यहाँ से। सेकंड 23 दिसंबर को सूर्य जो है ये 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर ठीक सिर के ऊपर स्थित होता है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि 22 दिसंबर को सी तैनात को सूर्य की लंबवत मकर रेखा पर क्या करता है? ये पड़ता है ना, तो बात गलत हो जाएगी।
तीसरा, विषुवत रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें केवल विषुव के दौरान पड़ती है। करेक्ट है एकदम, क्योंकि विषुव रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें केवल वर्ष में 2 बार पड़ती है, ऐसा विषुव के दौरान होता है। चौथी बात है, उष्णकटिबंधीय से परे किसी स्थान पर सूर्य की किरणें ठीक सिर के ऊपर नहीं पड़ेंगी। तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा, चौथी बात करेक्ट है, क्योंकि सूर्य ठीक ऊपर होने पर स्थिति में इसको केवल 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण तक फैले क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, जिसे पहले ही भीतर देखा जा सकता होगा। आंसर क्या है, आंसर हो जाएगा चौथा, तीसरा और पहला, 1 3 4। 1 3 4 कौन सा होगा, सी। क्वेश्चन 29 नंबर है, 29 नंबर, सूची 1 और सूची 2 स्थल रूप और इसके महाद्वीप कौन कौन से होंगे। पहली बात है, पहला बोला है कि एकांकागुआ आपको हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, ठीक है। मेसेटा आपका यूरोप हो जाएगा। आगे सेरेंगेटी मैदान क्या होगा, ये अफ्रीका। और गिब्बन मरुस्थल क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर 29 का क्या होगा, डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 फिलीपींस के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये लुजॉन जलडमरुमत द्वारा ताइवान से पृथक होता है। 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड है, इसके पूर्व में दक्षिण चीन सागर क्या होगा, स्थित होगा। सेकंड बात क्या होगी 30 का, ये गलत है, क्योंकि इसके पूर्व में दक्षिण चीन सागर स्थित है, गलत है ना, क्योंकि दक्षिण चीन सागर पश्चिम में स्थित है और पूर्व में फिलीपीन सागर स्थित है, जो पश्चिम प्रशांत महासागर का एक बड़ा भाग होगा। तीसरी बात है, इंडोनेशिया के दक्षिण में स्थित है, इसमें ये करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि फिलीपींस वास्तव में इंडोनेशिया के उत्तर में स्थित है, दक्षिण में नहीं। मायोन ज्वालामुखी मिंडानाओ द्वीप पर स्थित है। चौथी बात ये भी गलत है, क्योंकि मायोन ज्वालामुखी मिंडानाओ द्वीप पर नहीं, बल्कि लुजोन द्वीप पर, जो बिकोल क्षेत्र में स्थित है। और मायोन अपनी लगभग पूर्णतः शंक्वाकार आकार के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, ठीक है। आंसर क्या होगा, 1 सिर्फ करेक्ट है ना, 30 का सी करेक्ट हो जाएगा, गलत कुछ है, सी 2 3 4। 31 नंबर है, इसमें बोले अभिकथन है कारणार 21 मार्च से 21 जून के बीच की अवधि उत्तरी गोलार्ध के दिन रातों की अपेक्षा अधिक लंबी होती है। 31 पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, 31 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, सूर्य का भासी लंबवत स्थिति विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर उत्तर दिशा में स्थानांतरित होती है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है, इसकी व्याख्या भी करते हैं। आंसर 31 का ए करेक्ट है। 32 32 नंबर आते हैं, भूमध्य सागर के तट पर स्थित निम्नलिखित देशों पर विचार करना है। पहली बात है 32 में, इसमें बोला है कि सीरिया, अल्जीरिया, अल्बानिया, स्लोवानिया, जॉर्डन, लीबिया। 4 बातें 5 बातें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इन्हें हो रहा है कितने तट भूमध्य सागर से लगते हैं, भूमध्य सागर से जो लगेंगे, एक तो हो जाएगा सीरिया, अल्बानिया, ठीक है, और आपका स्लोवेनिया, राइट, और लीबिया। जॉर्डन इसमें नहीं होता है। आंसर क्या होगा, 1 2 3 5 इसका करेक्ट आंसर है, 1 2 3 5 करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित क्षेत्र पर विचार करना है, कौन सम्मिलित नहीं है। अरब खाड़ी, सागर खाड़ी और भूमध्य सागर किससे जुड़ा है, वो पहला है 33 में। ये बोला है कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो कैस्पियन सागर बॉस्फोरस जलडमरुमत नहीं होगा। लाल सागर स्वेज नहर, एड्रियाटिक सागर ओंटारो जलडमरुमत, काला सागर बॉस्फोरस डर्डा नेल्स। लेकिन चौथी बात कैस्पियन सागर यहाँ से गलत है। कैस्पियन सागर एक स्थल रुद्र अंतर्देशीय जल निकाय है, इसका भूमध्य रेखा के साथ कोई प्राकृतिक संबंध नहीं है। बॉस्फोरस मरमरा डर्डा नेल्स ये सब यहाँ पर इसकी सही बात है। क्वेश्चन नंबर 34 34 नंबर है, भूमध्य सागर में निम्नलिखित सीमांत सागरों को पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित करेंगे, क्या आएगा, पश्चिम से पूर्व यहाँ पर क्रम में लगाएंगे तो आंसर हो जाएगा, पहला आएगा बेलेरिक सागर, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका आएगा दूसरा लिगुरियन सागर, तीसरा आयोरियन सागर और पहला ये एजियन सागर। 4 2 3 1 इसका करेक्ट आंसर है, 34 का ए नंबर सही होगा। थर्टी 35 नंबर है, इसमें बोल रहा है डोवर जलडमरुमत के बारे में विचार करने, ठीक है। देखते हैं इसको। डोवर जलडमरुमत इंग्लैंड को फ्रांस से पृथक करता है, पहला क्या होगा, 35 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है, ठीक है।
मतलब यहाँ पर 35 में पहली बात करेक्ट हो जाएगी। सेकंड, डोवर जल्दा मनोवत बोथनिया की खाड़ी को इंग्लिश चैनल से जोड़ता है। ये बात गलत है, क्योंकि डोवर जल्दा मनोवत उत्तरी सागर को न कि बोथनिया की खाड़ी को इंग्लिश चैनल से जोड़ेगा। ठीक है, बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के बीच उत्तर पूर्व में स्थित है तथा बाल्टिक सागर प्रणाली का भाग है और इसका डोवर जल्दा मनोवत से कोई संबंध नहीं है। आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर 35 का बी करेक्ट है। 36 नंबर है, प्रोजेक्ट टाइगर के संबंध में विचार करने देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ वर्ष 1973 में किया गया था। 36 का पहला क्या होगा? 36 का पहला स्टेटमेंट जो आंसर रहेगा करेक्ट है। सेकंड बोला इसका प्रशासनिक या प्रशासन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। करेक्ट है। तीसरा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत किया गया था। ये बात गलत हो जाएगी। 1 2 सिर्फ करेक्ट है, आंसर है। 37 नंबर आते हैं। उत्तर प्रदेश में बाघ संरक्षण के संबंध में विचार करने। रानीपुर बाघ आरक्षण क्षेत्र उत्तर प्रदेश का चौथा बाघ आरक्षित क्षेत्र होगा। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा जो है उत्तर प्रदेश के एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ बाघ और एक सींग वाले गेंडे प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें 37 में करेक्ट होंगी। आंसर 1 और 2 सी। 38 नंबर, अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022 से 23 में जारी जो रिपोर्ट थी इसकी, उसके अनुसार भारत की बाघों की अनुमानित संख्या लगभग कितनी थी? ये थी 3682। कितनी थी? 3682 थी। और भारत में विश्व के लगभग 70% जंगली बाघ यहीं पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में बाघों की आबादी सर्वाधिक दर्ज की गई है। 39 नंबर है, भारत में चीता के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। 2022 में मध्य प्रदेश को कूनो राष्ट्रीय उद्यान चीतों का पुनर्वास किया गया था। 39 पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। 1952 में भारत में चीते का आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। सेकेंड बात क्या होगी? 39 का सेकेंड, ये भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 40 है, इंटरनेशनल बिग कैट जो अलायंस है उसके बारे में विचार करना है। इसका शुभारंभ भारत द्वारा 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया था। 40 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, इसका मुख्यालय भारत के नई दिल्ली में स्थित है। सेकंड बात करेक्ट है। तीसरा, इसका उद्देश्य बड़ी बिल्ली की 5 प्रजातियों का संरक्षण करना होगा। तीसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 5 नहीं बल्कि 7 बड़ी बिल्ली की प्रजाति को शामिल किया गया है। ठीक है, 1 2 यहाँ पर करेक्ट होगा, तीसरा गलत है। 41 नंबर है, 41 नंबर क्वेश्चन, लीडमैन के द्वारा 10% का नियम के अनुसार एक पोषी स्तर अगले पोषी स्तर उच्च के अंतरित होने की वाली ऊर्जा को लगभग कितना परसेंट होती है? आंसर हो जाएगा 41 में। ये होती है लगभग 10%। कितना होती है? 10%। लैंडमैन ने प्रतिपादित किया था कि 10% का नियम के अनुसार किसी एक पोषी स्तर पर संचित ऊर्जा का केवल 10% ही भाग अगले उच्च पोषी स्तर तक पहुंचता है, जो लगभग शेष 90% मुख्य ऊर्जा शोषण अनुपस्थिति जो क्रिया होती है उसको तरह नष्ट कर देता है। ठीक है, ऊर्जा की यह तीव्र हानि ही खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को सीमित करता है। 42 नंबर है 42, खास श्रृंखलाओं के संबंध में विचार करना है। चराई खास श्रृंखला में उत्पादक हरे पौधे होते हैं। पहला करेक्ट है। सेकंड, खास श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या सामान्यतः 4 या 5 तक सीमित होती है। सेकंड क्या होगा? ये भी करेक्ट है। दोनों बातें सही है। आंसर 1 और 2 सी 42 का करेक्ट आंसर है। 43 नंबर है, पारिस्थितिक पिरामिड के संबंध में विचार करना है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। 43 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। एकल बड़े वृक्ष वाले परतंत्र की संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। सेकंड भी सही है। तीसरा, महासागर में जो भार का पिरामिड सदैव सीधा होता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि महासागर जो भार का पिरामिड समानता उल्टा होता है, क्योंकि किसी भी समय पादप जो प्लवक होते हैं उसका जो भार उन उपभोक्ता की तुलना में कम होता है जिनमें पोषित करते हैं। 1 2 सिर्फ करेक्ट हो गया यहाँ से। 44 नंबर है, जैववर्धन के बारे में विचार करने। पहली बात है, पहला बोला है ये खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक क्रमिक पोषी स्तर पर कृषि प्रदूषक की क्षमता की वृद्धि को संदर्भित करता है। 44 पहला करेक्ट है। सेकंड, DDT एक ऐसे पदार्थ का प्रसिद्ध यहाँ पर उदाहरण है जो जैववर्धन से गुजरेगा। सेकंड क्या होगा?
सेकंड बात जहाँ से जो हो जाएगी इसकी, ये 44 में करेक्ट है भी, है ना, दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से 1 और 2 दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन आते हैं 43 नंबर, 45 नंबर। 45 बोला है कि पारिस्थितिक अनुक्रमांक जो है उसकी प्रक्रिया के दौरान किसी पूर्व में निर्जन एवं खाली क्षेत्र में सबसे पहले स्थापित होने वाले जीवों का समूह को क्या कहा जाता है? बताओ क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा 45 का, इसको कहते हैं अग्रगामी समुदाय। इसका सही आंसर होगा अग्रगामी समुदाय उन जीवों का प्रथम समूह होता है, जैसे कि नग्न चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन और मांस, ठीक है, जो किसी बंजर क्षेत्र पर सबसे पहले उगते हैं और प्राथमिक अनुक्रम का आरंभ करते हैं। 46 आते हैं, भारत में पर्यावरणीय विधान के बारे में विचार करने जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 द्वारा निर्मित किया गया था। पहली बात यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है। सेकंड, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 में निर्मित किया गया था। सेकंड बात ये भी करेक्ट है। तीसरा है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के भोपाल गैस त्रासदी के पश्चात अधिनियमित किया गया था। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीनों बातें सही हैं। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1 2 3, 46 का आंसर डी। 47 आते हैं, भारत में पर्यावरणीय प्रशासन तथा संविधान के संबंध में विचार करने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का गठन जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत किया गया था। 47 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है। पर्यावरण संरक्षण में संवर्धन के संबंधित प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। यह भी करेक्ट है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। और आर्टिकल 48A राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर्यावरण संरक्षण के संवर्धन होंगे, ठीक है। और 51A का जी जो होता है ये पर्यावरण संरक्षण की रक्षा में नागरिकों का मूल कर्तव्य होता है, इस संविधान में जोड़े गए थे। आंसर सी करेक्ट है। 48 आते हैं, 48 राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के बारे में विचार करने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये क्वेश्चन यूपी PCS और UPSC दोनों पूछे गए, एक ही साल दोनों ने पूछे थे, ठीक है। देखते हैं 48 को। पहला है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 2010 में की गई थी, ठीक है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से 48 का क्या होगा? करेक्ट है, क्योंकि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 2010 में की गई थी और 2020 में UPSC ने क्वेश्चन पूछा था इस पे, है ना। हाँ, 2020 पे या 19 पे लास्ट में पूछा था, ऐसा कुछ यार देखोगे आप PYQ करोगे तो। और यूपी PCS ने भी क्वेश्चन पूछा था उसी टाइम पे। NGT सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में निर्धारित प्रक्रिया से बंधा हुआ है। सेकंड क्या है? सेकंड गलत है, क्योंकि NGT सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से बंधा हुआ नहीं है। इसके स्थान पर यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को निर्देशित करता है, ठीक है। तो सिर्फ पहला करेक्ट है यहाँ से। 49 नंबर है 49, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। संस्था और इसका स्थान क्या है, ठीक है। देखो बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, इसको आपको मैनेज करना है, क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर क्लास ले रहा हूँ, है ना। अभी बाहर हूँ भी, इस वजह से यहाँ पर कुछ वॉइस है, आपको मैनेज करना है, क्योंकि बारिश और जो हवा इतना तेज रहता है कि उसी का ये आवाज़ बैकग्राउंड में थोड़ा आ रहा होगा, तो उसको मैनेज करना है ना। आगे आते हैं, उसको चेंज तो नहीं कर सकते, है ना, इतना कि काफ़ी कम करके भी मैं नॉइस कैंसिलेशन लगा करके भी यहाँ पर बना रहा हूँ, उसके बाद भी कुछ थोड़ा बहुत आएगा, तो आपको मैनेज करना है। 49 नंबर है, भारतीय वन्यजीव संस्थान क्या होगा? देहरादून, करेक्ट है। सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ पर है? कोयम्बटूर, एकदम करेक्ट है। तीसरा है, JB पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान अल्मोड़ा, करेक्ट है। चौथा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल। चारों बातें करेक्ट है। A1 B2 C3 D4 करेक्ट आंसर A। 50 यहाँ पर संगठन दे रखे सचिवालय और इसके मुख्यालय कहाँ पर स्थित है बताओ। पहली बात है, UNEP का हेडक्वार्टर नोरेबी केन्या में, ठीक है। IUCN के हेडक्वार्टर किधर होगा? मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है, सही है। सिटीज सचिवालय जिनेवा। तीसरा क्या होगा? हाँ ठीक है, सिटीज का क्या होगा? जिनेवा में होगा, हाँ ठीक है, जिनेवा में होगा। और CBD का सचिवालय किधर होगा? मॉन्ट्रियल, है ना। जैव विविधता जो विषय में होता है CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मॉन्ट्रियल, करेक्ट आंसर A1 B2 C3 D4 ए करेक्ट है। 51 नंबर 51, पर्यावरण से संबंधित कथन पर दिवस और तिथि के हिसाब से कौन सा सही हो रहा है, सम्मिलित नहीं हो रहा है, ये बताना है। सही सम्मिलित नहीं है, आंसर हो जाएगा कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 11 जुलाई को नहीं होता। 11 जुलाई को क्या होता है? विश्व जनसंख्या दिवस होता है ना। ये क्या होगा? 22 जुलाई को, सॉरी 22 मई को होगा, ये 22 मई को होगा, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस होता है, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 52 52,
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत की संसद द्वारा मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972 को निर्णय लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया था। ये संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधिनियमित किया गया था? आंसर हो जाएगा 253 253 इसका सही आंसर होगा 52 का। ठीक है, 53 नंबर है, भारत में हरित अर्थव्यवस्था के संबंध में हाल ही पहल के बारे में विचार करना है। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत सूचित किया गया था। 53 का पहला सही है। भारत में कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना का प्रशासन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा किया जाता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर 1 और 2 सी करेक्ट आंसर है। 54 है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए बाजार आधारित तंत्र के रूप में कार्बन क्रेडिट की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न हुई थी? आंसर हो जाएगा ये उत्पन्न हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल बी, यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 55 आते हैं 55। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, इसका संयुक्त रूप से शुभारंभ भारत और फ्रांस द्वारा 2015 में किया गया था। 55 का पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड, इसका मुख्यालय भारत में स्थित है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है ना, क्योंकि जो ISA है इसका हेडक्वार्टर जो ऊर्जा संस्थान परिसर ग्वाल पहाड़ी गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। ये पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में होगा, है ना। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर सी। 56 नंबर है, उत्पादन की तिथि और उसकी विधि के अनुसार भारत में उसके आधार पर किस प्रकार हाइड्रोजन में सबसे स्वच्छ ईंधन मानते हैं? आंसर हो जाएगा 56 का करेक्ट आंसर। ये नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग को जल विद्युत में अपघटन करके उत्पादित हाइड्रोजन, सी यहाँ से क्या होगा 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर आता है 57। भारत में इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के बारे में विचार करना, ई वेस्ट के बारे में। प्रस्तावित उत्पादक उत्तरदायित्व EPR के सिद्धांत के अंतर्गत उत्पादकों को उनके उत्पाद के जीवन चक्र की समाप्ति के बाद उनके पर्यावरण अनुकूलन प्रबंधन के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। पहली बात क्या होगी? करेक्ट है। सेकेंड, भारत में ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम का प्रशासन भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि ये अपशिष्ट प्रबंधन जो है नियम पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत बनाए गए प्रशासनिक किए जाते हैं, जबकि इनकी कार्यान्वयन की निगरानी CPCB करता है। इसका उद्योग भारत मंत्रालय जो है वो नहीं करेगा। 1 सिर्फ करेक्ट है। 58 नंबर है 58। इसमें बोला कि भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट के बारे में विचार करना है। भारत ने 1 जुलाई 2022 में चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुओं के निर्माण की बिक्री और उपयोग प्रतिबंध लगा दिया है। 58 का पहला करेक्ट है। सेकेंड बात है, ये प्रतिबंध प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों सही है। आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। 59 नंबर है 59। नमामि गंगे कार्यक्रम के संबंध में विचार करना है। इसे 2014-15 में गंगा नदी के कायाकल्प के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ किया गया था। पहला सही है। सेकेंड, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। करेक्ट है। गंगा नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के स्थित गंगोत्री हिमनद से होता है। तीसरा गलत है, क्योंकि गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में ये आगे से प्रभावित होकर उन्हीं से प्रवेश करेगी। ठीक है, भागीरथी के रूप में। कहां पर होगा? उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से होता है। 1 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 60 दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो भारत नेपाल सीमा की निकट तराई क्षेत्र में स्थित उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, किस जनपद में स्थित है? 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है लखीमपुर खीरी, सी यहाँ से सही आंसर 60 का होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है, सुमेलित कौन सा नहीं है बताना है। 61 में झील और यहाँ पर इसका संबद्ध नगर क्षेत्र। पहली बात है, सुपीरियर झील क्या होगा? सुपीरियर झील आपका शिकागो के साथ सुमेलित गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मिशिगन झील के तट पर स्थित है, ना कि सुपीरियर के, है ना, गलत होगा। मिशिगन झील डुलुथ, ये भी गलत है, क्योंकि मिशिगन झील डुलुथ के साथ गलत है, क्योंकि ये डुलुथ शहर सुपीरियर झील में स्थित है, ना कि मिशिगन झील पर। इरी झील डेट्रॉइट, ये बात यहाँ से करेक्ट है। अगला, ओंटारियो झील टोरंटो, ये भी करेक्ट है, लेकिन गलत पूछा है तो 1 और 2 गलत है। 1 और 2 मतलब बी नंबर। 62 नंबर 62।
नीचे दिए गए भी कथन और कारण है। केप टाउन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र होगा। 62 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। केप टाउन एक भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में स्थित है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। दोनों बातें सही है, आंसर है और इसकी व्याख्या भी करता है। 63 नंबर है इसिक कुल झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसिक जो कुल झील है ये स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है किर्गिस्तान में। हाँ, ये झील उत्तर पूर्व किर्गिस्तान में स्थित है। आपसे ये भी पूछ सकता है किर्गिस्तान में कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम ऐसा करके घुमा सकता है क्वेश्चन, तो याद रखना है। और ये झील चारों ओर से बर्फ से ढकी हुई है और ये तिएन शान पर्वतमाला जिसे स्वर्ग का पर्वत भी कहता है उससे घिरी है। आंसर क्या होगा? या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है तिएन शान पर्वतमाला कहाँ पर है? इससे कौन सा जो झील घिरी हुई है ऐसा करके बोलेगा, है ना। ये एक अंतर प्रवाही बेसिन है जिसका अर्थ है कि इसमें कोई भी नदी बाहर नहीं निकलती और ना ही ये महासागर से जुड़ती है। और ये झील जल का गहरा नीला खारा पानी होता है। ठीक है, ये सब बात याद रखना है। 63 का भी। 64 आते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु जो प्रदेश है उसकी लक्षणिक विशेषताओं के बारे में विचार करना है। पहली बात है, पहला बोला है कि यह है क्या? यह है मुख्य रूप से केवल उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री और 45 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपीय पश्चिमी किनारों पर पाया जाता है। 64 पहला गलत है, क्योंकि भूमध्य सागरीय विशेषता होती है कि गर्म शुष्क जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें और सौम्य आदर्श ऋतु है, ये दोनों गोलार्धों में उत्तर दक्षिणी में लगभग 30 से 45 के बीच यहाँ पर पाई जाती है, न कि केवल उत्तरी गोलार्ध में। पछुआ पोरों में भूमध्य रेखा की ओर स्थानांतरण के कारण यहाँ अधिकांश वर्षण शीत ऋतु के दौरान होता है। सेकेंड बात सही है। यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति में खुले वन भूमि और छोटी कठोर पत्तियों वाली सूखा प्रतिरोधी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तीसरा करेक्ट होगा। आंसर क्या होगा? 2 और 3 सही है। सही आंसर 64 का सी। 65 नंबर आते हैं विश्व के निम्नलिखित द्वीपों पर विचार करना है और उन्हें क्षेत्रफल के आरोही क्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना है। 65 आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से बोर्नियो, ठीक है, उसके बाद सुमात्रा, उसके बाद बोर्नियो के बाद क्या होगा? बफिन द्वीप, है ना, उसके बाद सुमात्रा आएगा, राइट। उसके बाद आपका आएगा चौथा ग्रेट ब्रिटेन। करेक्ट आंसर 65 का सी करेक्ट है। 66 नंबर है 66। नीचे दिए गए भी कथन और कारण है, देखते हैं इसको। प्राकृतिक जल चक्र में वर्षण के लिए संघनन एक अनिवार्य पूर्व शर्त होती है। 66 का पहला करेक्ट है। वर्षण इसलिए होता है क्योंकि जल वाष्प वायुमंडल में सीधे इतनी भारी हो जाती है कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में पृथ्वी की सतह पर गिरने लगती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। क्या होगी? करेक्ट होगी। सेकेंड बात यहाँ से इसकी, पहला तो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, लेकिन सेकेंड बात गलत है इसकी, करेक्ट नहीं होगी। सेकेंड बात क्या होगी? गलत है इसकी। क्यों? क्योंकि वर्षण तब नहीं होता है जब जलवाष्प भारी हो जाता है, बल्कि ये तब होता है जब जलवाष्प पहले संघनित होकर बड़ी तरल बूंदों में, ठोस बूंदों में आकार ले लेता है। इस प्रकार संघनन से वर्षण तब होता है। इसलिए इसी कारण की, लेकिन कारण आर में भौतिक प्रक्रिया गलत वर्णन किया गया है। आंसर सी करेक्ट है 66 का। 67 नंबर है विक्टोरिया झील के संबंध में विचार करना है। देखते हैं कौन सा सही नहीं है। आंसर हो जाएगा 67 का करेक्ट आंसर सही नहीं है, जो ये हो जाएगा कौन सा? भूमध्य रेखा इस झील से होकर गुजरती है। पहली बात यहाँ से गलत, क्योंकि भूमध्य रेखा स्वयं विक्टोरिया झील के मुख्य निकाय के बीच से होकर नहीं गुजरती, बल्कि ये झील ठीक उत्तरी छोर के पास युगांडा और केन्या के हिस्से पे साथ होकर गुजरेगी। सेकंड है, ये सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका में सबसे बड़ी झील है। सेकंड बात क्या होगी? करेक्ट है। ये युगांडा, केन्या और तंजानिया द्वारा साझा की जाती है। करेक्ट है। ये नील का स्रोत है, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि विक्टोरिया झील श्वेत नील का स्रोत है, ना कि नीली नील का। 1 और 4 गलत है, गलत ही पूछा था तो सी। 68 नंबर निम्नलिखित में से अभी कथन और कारण है। अधिकांश भूकंप विवर्तनिक प्लेट सीमा पर आते हैं। 68 का पहला स्टेटमेंट सही है। भूकंप तब आता है जब चट्टान से संचित प्रतिबल तनाव भ्रंशों का घर्षण प्रतिरोध से अधिक हो जाता है, जिससे क्या होता है? ऊर्जा अचानक भूकंपी तरंगों के रूप में मुक्त हो जाती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर भूकंप की जो विवर्तनिक प्लेट की सीमाओं के बारे में बात कर रहा था और यहाँ पर ये बात कर रहा था इसकी चट्टानों की। ठीक है, दोनों बातों डिफरेंस है, लेकिन बातें दोनों करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 68 का बी करेक्ट है। 69 आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। झील देश के सम्मिलित करना उसके हिसाब से देखते हैं।
विक्टोरिया झील क्या होगा 69 में? विक्टोरिया झील हो जाएगा आपका युगांडा, केन्या और तंजानिया। तुर्काना झील केन्या इथियोपिया। ताना झील केन्या नहीं होगा, है ना, ताना झील केन्या नहीं होगा। ताना झील आपको हो जाएगा पूरी तरह से इथियोपिया में स्थित है और ये नील नदी का प्रमुख स्रोत है। इसका केन्या से कोई भौगोलिक संबंध नहीं है। चौथा है नासिर झील। नासिर झील क्या होगा? ये असवान उच्च बांध से निर्माण बनी एक विशाल कृत्रिम झील है। जो जलाशय, इस झील का अधिकांश भाग मिस्र में है। आंसर 1, 2 और 4 सी है। 1, 2, 4 सी। क्वेश्चन 70 है। सूची को सूची 2 को मैच करेंगे, देखते हैं। पहली बात, ऑस्ट्रेलिया राज्य क्षेत्र और इसकी राजधानी कौन सी होगी, कैपिटल? पहला है क्वींसलैंड। क्वींसलैंड यहाँ पर हो जाएगी ब्रिस्बेन, जहाँ पर ज़्यादातर मैच होते हैं, है ना। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में भी बहुत सारे मैच होते हैं, ठीक है। विक्टोरिया मेलबर्न में भी यहाँ पर काफ़ी मैच होंगे, राइट। तस्मानिया होबार्ट, ये नहीं सुना होगा नाम, है ना, कम सुना होगा। तो आंसर क्या होगा? 70 का ए करेक्ट है यहाँ से। 71 नंबर है। उत्तरी अमेरिका में निम्नलिखित में से महान झील जो हैं उसके लेक्स के हिसाब से यहाँ पर उन्हें पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है। पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करेंगे, आंसर हो जाएगा 71 का करेक्ट आंसर यहाँ से। ये करेक्ट है। एक तो ओंटारियो झील, ठीक है, उसके बाद इरी झील, ह्यूरन झील, मिशिगन झील, सुपीरियर झील। करेक्ट आंसर 4, 5, 2, 3, 1। 71 का ए करेक्ट है। 72 है। निम्नलिखित में से कौन से देश जो हैं ये लिथियम त्रिकोण, लिथियम ट्रायंगल जो होता है उसके हिस्सा नहीं होंगे? आंसर हो जाएगा 72 का करेक्ट आंसर यहाँ से। ये एक तो ब्राज़ील और दूसरा आपका पेरू, 2 और 4 इसमें नहीं होंगे, बी। बाकी अर्जेंटीना और चिली इसमें शामिल हैं, है ना। अर्जेंटीना, चिली और क्या एक होगा, बोलीविया। करेक्ट आंसर 72 का बी करेक्ट है। 73 है। अफ्रीका महाद्वीप के विभिन्न झीलों के संबंध में विचार करना। विक्टोरिया झील सतही क्षेत्रफल का दृष्टि से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पहला क्या होगा? 73 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट। सेकंड, तुर्काना झील पूर्वी अफ्रीका की भ्रंश घाटी के भीतर स्थित है। ताना झील से नीली नील नदी का उद्गम होता है। तीसरी बात क्या होगी? करेक्ट है, बताया था मैंने आपको। नासिर झील पूरी तरह से मिस्र के भीतर है, मैंने आपको बताया था कि ये नासिर झील है, ये पूरी तरह से मिस्र के भीतर नहीं है, बल्कि ये मानव निर्मित झील है। अधिकांश हिस्सा मिस्र में, लेकिन इसका दक्षिणी विस्तार सूडान देश तक फैला हुआ है। 1, 2, 3 करेक्ट है। आंसर यहाँ से ए बात इसकी सही है, 73 की। 74 है। निम्नलिखित में से भौगोलिक क्षेत्र और घास के यहाँ पर मैदान के बारे में देखते हैं। पंपास, पंपास क्या होगा? ये हो जाएगा आपके यहाँ से पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे। कैम्पोस ब्राजील के सवाना जैसे घास के मैदान। आगे लानोस, लानोस आपको हो जाएगा अरिनोको बेसिन उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। और सेल्वास अमेजन बेसिन का भूमध्यसागरीय वर्षावन। करेक्ट आंसर 74 का हो जाएगा आपका क्या? 74 का आपका हो जाएगा ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। हाँ, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 75 आते हैं। 75 बोला निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम भौगोलिक रूप से हार्न ऑफ अफ्रीका के देशों से दक्षिण से उत्तर की ओर के रूप में दर्शाता है? आंसर हो जाएगा 75 का करेक्ट आंसर सी, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। करेक्ट आंसर है सोमालिया। इसे हार्न ऑफ अफ्रीका या दक्षिण ऑफ शोर में स्थित मानते हैं। और इथियोपिया एक स्थल आबद्ध जो लैंडलॉर्ड देश के रूप में सोमालिया के उत्तर पश्चिम के आंतरिक भाग में। जिबूती, जिबूती क्या होगा? ये इथियोपिया के उत्तर में बाब अल मंडेब जल मरुमत के पास स्थित है। और इरिट्रिया इस क्षेत्र का सबसे उत्तरी भाग है जो लाल सागर के तट पर फैला हुआ है। 75 का सी करेक्ट है इस टाइप से। हम लोग यहाँ पर 75 भी क्वेश्चन करेंगे, आगे करेंगे 76 से 150 तक हम लोग कल करेंगे पार्ट 2 में, राइट। टेस्ट नंबर 2 का। और जितने टॉपिक यहाँ पर हैं सभी टॉपिक को जाकर डीप में मैप के अकॉर्डिंग पढ़ो। मैप अगर है, क्वेश्चन मैप का है तो मैप रखो, है ना, एटलस रखो। और यहाँ पर जैसे कि इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आ रहा है तो उसको डीप में जाकर करंट सेट करके पढ़ो। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से करना है, ठीक है। एक एक टॉपिक को जाकर डीप में पढ़ो और अच्छा से आपका सिलेबस खत्म होगा। साथ में आंसर राइटिंग मेंस का जरूर करते रहो। मैं करा चुका हूँ 3 क्लास, वो भी देख सकते हो। नई लिंक है तो बताओ मुझे, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। कि क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम पर रोज दूंगा, वो भी आपको करना है, ठीक है। आज से स्टार्ट करूंगा, वो भी पहले भी दिया लेकिन ब्रेक लिया था थोड़ा। अब यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपको डेली में करना है और 4 क्वेश्चन का टेस्ट हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं 1-2 दिन में, ठीक है। तो कंटिन्यू आप लोग भी स्टार्ट करो, एंड करते हैं। और देखो यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड की अगर वॉइस है तो उसको मैनेज करना है, क्योंकि मैं कुछ टाइम के लिए बाहर हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कि हवा क्या है कुछ, और यहाँ पर बारिश भी काफ़ी बहुत है, तो इस वजह से आपको थोड़ी बात यहाँ पर जो वॉइस रहेगी
हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन आपको मैनेज करना है, ठीक है। 2 से 3 दिन की बात है, राइट। एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।